आज हम लोग शुरू करते हैं जो हम लोगों ने क्रिएशन ऑफ एजेंसी पढ़ा, तो इम्प्लाइड, एक्सप्रेस। इम्प्लाइड में हमने दो पढ़ा, बाय स्टॉपेल, बाय कोहैबिटेशन, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। अब आपको एक चीज़ सेक्शन में रेफ़र करना आपको भूल गया था, तो 237 जो है वो बाय स्टॉपेल का जो क्रिएशन ऑफ एजेंसी होता है बाय स्टॉपेल, दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 237 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम आते हैं कि हमको दो चीज़ें पढ़नी। पहला, एजेंसी क्रिएशन बाय नेसेसिटी है तीसरा पॉइंट जो हमने नोट कराया था, और चौथा एजेंसी क्रिएशन बाय रेटिफिकेशन। तो इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला हमारा बिंदु होगा डिस्कशन का, वो है एजेंसी बाय नेसेसिटी, आवश्यकता द्वारा अभिकरण का सृजन। सृजन माने उसका निर्माण। शुरू करते हैं कि एजेंसी बाय नेसेसिटी का मतलब क्या है। किसी इमरजेंसी में, आपातकाल कोई ऐसा आ जाए कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा काम करना आवश्यक हो जाए दूसरे के लिए। देखिएगा, एक व्यक्ति को कुछ ऐसा कार्य करना आवश्यक हो जाए, अपने लिए नहीं, दूसरे के हित के लिए, जिसमें कि वो उस व्यक्ति से जिसके लिए वो काम कर रहा है उससे उसकी अनुमति लेना मुश्किल हो, अनुमति लेना असंभव हो। अगर वो जो कार्य कर रहा है उसकी अनुमति उस पर्सन से लेना जिसके लिए वो कार्य कर रहा है क्या हो जाए, पॉसिबल ना हो या प्रैक्टिकेबल ना हो, तो क्या होगा, वो ऐसा कार्य कर दे उसके हित के लिए। तो वहां पे क्या माना जाएगा, वहां ऐसी आवश्यकता थी। इट वॉज द नेसेसिटी ऑफ आवर। उस समय की वो आवश्यकता थी कि वो व्यक्ति ऐसा कुछ काम करता तीसरे के लिए, पर व्यक्ति के लिए, उसके हित में। अब तो वहाँ पे ऐसा जो वो कार्य किया गया उस व्यक्ति द्वारा, वो जिसके लिए कार्य किया गया उसका एजेंट माना जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ तो चीज़ें और जो थोड़ा आपके समझ में आएंगी। इसको अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं। इन एन इमरजेंसी it may become necessary for a person to do an act immediately and it is not practicable to obtain the instructions of the person for whom the work is done। ठीक, तो वहाँ क्या होगा, ऐसे में then by the act of that person, जो पहला व्यक्ति है, the first person is bound, जिसके लिए काम किया गया, for whom the act is done, he is bound with the works of द पर्सन। तो इसको आप यहाँ ये समझ लीजिए। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण देखेंगे तो शायद समझ में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसका नाम सिम्स एंड कंपनी वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी। ठीक है, सिम्स एंड कंपनी वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी का मामला है। अब इसमें हुआ क्या कि रेलवेज के द्वारा कुछ आइटम जो था वो मक्खन था, बटर, वो भेजा गया कहीं। अब बीच में हड़ताल हो गई। किसकी हड़ताल हो गई, रेलवेज की हड़ताल हो गई। अब इट वाज नॉट पॉसिबल टू कैरी दैट बटर टू इंस्ट्रक्टेड डेस्टिनेशन। तो वहाँ तक ले जाना इसको असंभव हो गया था, मुश्किल हो गया था। और अब इस कारण में होता क्या, बटर टाइप थिंग्स आर पेरिशेबल आइटम्स, जल्दी ही खराब हो जाएंगे। तो अब रेलवे कंपनी, अब देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई, कौन सा ऐसा आपातकाल आ गया जहाँ पे उस आदमी को काम करना है। आपात ये आ गया कि अगर वो कुछ न करे तो जितना मक्खन था सब खराब हो जाएगा। तो रेलवे कंपनी उस मक्खन को क्या करती है, बेच देती है। क्लियर, किसके लिए बेची, जिसका मक्खन था, जो कंसाइनर था। ठीक, तो अब उसके हित में काम किया गया ना। तो यहां पे जो ये वर्क किया गया रेलवेज द्वारा, ये एज ए एजेंट मान लिया जाएगा, क्योंकि नेसेसिटी में उसने कुछ एक्ट किया है उस व्यक्ति के लिए। तो यहां रेलवेज उसके लिए एजेंट के रूप में काम करेगी, और जो भी काम होगा, जो भी उसके लिए
कॉन्सिक्वेंसेज रेज होंगे, जो भी लाइबिलिटीज रेज होंगी, उन सब से वो बाध्य होगा कौन? मालिक, जिसका वो मक्खन था। अब आपको कुछ समझ में आया कि कैसी इमरजेंसी, कैसी आवश्यकता, और उस आवश्यकता में तीसरा व्यक्ति जो कहीं नहीं, देखिए वो अभी हम बात चर्चा करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पे पहले से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन हो और कहीं ना हो। तो अभी इस पे हम चर्चा करेंगे, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि जो आदमी एक्ट कर रहा है क्या वो पहले से एजेंट है या नहीं है। अभी दोनों स्थितियों पे हम आगे चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इतना जाने कि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है। अब दूसरा एक केस आप और देखें, ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी वर्सेस स्वफील्ड। अब इन केसेस को आप क्यों बताएंगे? जब आप लिखेंगे आंसर में, तो सबसे पहले आप जो मैंने उदाहरण दिया, जो मैंने एक परिभाषा दी कि एक आपातकाल में, इन इमरजेंसी इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रिंसिपल या गेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दैट पर्सन फॉर होम एक्ट इज डन, ठीक, तो वो कौन करता है? एक्ट करता है। देन बाय एक्ट्स दैट पर्सन या प्रिंसिपल इज बाउंड, ये बात होती है। तो अब इस चीज को आप, अब ऐसे हमने बताया, आपके समझ में नहीं आया तो आपको भी समझाना पड़ेगा इन उदाहरणों के द्वारा, ठीक। शुरुआत ऐसे आप करिए राइटिंग की। तो ये दोनों आ गई। अब प्रश्न, हाँ, ये वाला ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी वर्सेस स्वफील्ड का मामला आता है, दिख रहा होगा, ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी वर्सेस स्वफील्ड। इसमें क्या होता है, रेलवे कंपनी, कोई रेलवे कंपनी होती है, जैसे आप ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी देख रहे हैं, इसके द्वारा इसमें घोड़ा भेजा गया। घोड़ा जब वहां पे पहुंचता है जहां भेजा गया था, वहां पे कोई लेने वाला ही नहीं था, कोई लेने वाला, रिसीव करने वाला नहीं आया। तो क्या करे, रेलवे उसको ट्रैक पे खड़ा करे, गाड़ी थोड़ी चढ़ा देगा। अब देखिए इमरजेंसी है ना, क्या करे, घोड़े को खुला छोड़ दे, क्या करे? अब कोई ऐसा सामान भी नहीं है कि कहीं क्लॉक रूम में रख देगा या कहीं स्टोर्स में रख देगा, वो पड़ा रहेगा, जब भी बंदा आएगा तो अपना लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब दिक्कत यहाँ पे यही हो रही है कि करे क्या रेलवे कंपनी। अब रेलवे कंपनी ऐसी इमरजेंसी में उस बंदे से तुरंत, जिसने भेजा है सामान, जिसने घोड़ा भेजा है, उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, तुरंत होगा नहीं, 2-1 दिन लग जाएंगे। टेलीग्राम वेलीग्राम इस जिस समाज जमाने की बात है, तार भेजा जाएगा, तब तक तो घोड़ा बेचारा ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। तो रेलवे कंपनी ने क्या किया, एक स्टेबल जिसको आप बोलते हैं, जहाँ पे घोड़ों का रख रखा होता है, वहाँ पे उसने उसको दिया और बोला कि ठीक है, जो भी खर्चे होंगे हम बेयर करेंगे। फिर जब अब आप देखिए, इमरजेंसी थी, किसके लिए काम किया गया? जिसका घोड़ा था, तो उससे संपर्क भी नहीं हो सकता था, उससे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं लिए जा सकते थे। तो क्या हुआ, तो रेलवे कंपनी ने जो भी काम किया वो उसके लिए घोड़े का मालिक जो भी था वो उससे बाध्य होगा। द ओनर ऑफ दैट हॉर्स, या जो भी कंसाइनर है, इज लाइबल फॉर ऑल द एक्सपेंसेस मेड बाय रेलवे कंपनी, ठीक है। तो ये आप उदाहरण समझ गए होंगे कि क्या हुआ, एजेंसी बाय नेसेसिटी कैसे हुआ, क्या हुआ, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में ये जो सिचुएशन अप्लाई होती थी, इट वाज ओनली एप्लीकेबल इन, या जो अप्लाई किया जाता था वो मरीन जो वॉयज होते थे ना, मतलब सामुद्रिक यात्राएं जिसको कहेंगे, मरीन केसेस में ही ज़्यादा ये लागू होता था। क्योंकि पता चला कि आपने कुछ सामान भेज दिया, बीच रास्ते में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, कि आपका जो आइटम था उसको ख़राब होने वाला है और शिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आगे जर्नी हो नहीं पा रही है कहीं, जैसे आपने अभी देखा होगा, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, स्वेज में जो अभी ब्लॉक हो गया था। तो ऐसी स्थिति में आपका अगर कोई पेरिशेबल आइटम है तो वो खराब हो सकता था। तो खराब होने की स्थिति में क्या होगा, वो शिप का जो कैप्टन होता था, वो देखिए शिप का कैप्टन जो होता था और जो कंसाइनर होता था, जो मालिक होता था माल का, उसमें पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि आप भैया हमारा माल ले जा रहे हो, आप एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे शिप का जो कैप्टन होता था उसको ये अथॉरिटी होती थी कि वो जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उस गुड्स के बारे में वो कोई भी निर्णय ले ले इन फेवर ऑफ मालिक, जो भी ओनर है उसका, ठीक। तो वहाँ ये स्थिति आती थी तो सामुद्रिक यात्राओं में। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ देखिए 2 स्थितियाँ आएंगी, मैं चर्चा करूँगा। पहली जो स्थिति होती थी वो ये मानी जाती थी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति है, वो कोई निर्णय ले रहा है तो उसको पहले से ही कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में होना चाहिए। किसके साथ? जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिसके लिए वो कोई निर्णय ले रहा है, तो उसको कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में होना चाहिए। तो
बात आप समझे जो मैंने पहले चर्चा की थी? क्या ये जरूरी है कि मैं अगर आपके लिए कोई निर्णय ले रहा हूं आपके हित में और मुझे आपसे इंस्ट्रक्शन पाना प्रैक्टिकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है इमीडिएट, क्योंकि वहां इमीडिएट हमें डिसीजन चाहिए, 3 दिन का समय नहीं हमारे पास, तो हमारे और आप में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना चाहिए। ये एक व्यू है जो पहले यही लागू होता था कि मालिक और अभिकर्ता का संबंध, प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, और ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी सिचुएशन रेज हो रही है जहां पे जो एजेंट है उसको इंस्ट्रक्शन लेना पॉसिबल नहीं है और उसको तुरंत कोई निर्णय लेना भी है, वो ले ले, तो वहां पे यह आवश्यकता द्वारा अभिकरण का सृजन माना जाता था, अदर केसेस में नहीं माना जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहली स्थिति जो थी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन दोनों में हो तभी एजेंट कोई निर्णय ले, और ये बात जो कही गई थी ये इस केस में कही गई थी ज़ेबारा वर्सेस ओटामैन। ओटामैन का नाम जो भी है, ज़ेबारा वर्सेस ओटामैन के मामले में कहा गया था कि इट वॉज हेल्ड दैट एजेंसी ऑफ नेसेसिटी इमर्जेस। जो एजेंसी ऑफ नेसेसिटी है वो कहां से उत्पन्न होती है? फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जहां एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, पहले से अस्तित्व में होगा, उन्हीं मामलों में एजेंट कुछ ऐसा निर्णय लेगा और वहीं पे आवश्यकता द्वारा एजेंसी का सृजन माना जाएगा कि आवश्यकता यहां पे थी और इन्होंने किया, बिकॉज एजेंट वाज ऑलरेडी वर्किंग इन कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, और वहां पे एग्जिस्टिंग रिलेशन हो दोनों में, और इट अप्लाइज ऑन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस विच आर नॉट प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जहां पे रिलेशन हो, और रिलेशन हो तब भी कहां लागू होगा? वेयर देयर आर ओनली अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी जो अनवांटेड, अवांछित कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके बारे में जो पहले से एजेंसी का रिलेशन है उसमें कोई चीज मेंशन नहीं की गई है कि अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसा कर लेना। अगर ऐसा करने का इंस्ट्रक्शन मिल ही गया तब नेसेसिटी के द्वारा कहाँ क्रिएशन होगा? वहाँ तो इंस्ट्रक्शन है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है और ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन उत्पन्न होती है, पहले से दोनों में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, तो एजेंट जो कार्य करेगा वो एजेंसी बाय नेसेसिटी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये एक व्यू था, लेकिन ये व्यू आप देख रहे हैं बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू है। ठीक, आएंगे या कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और क्या हुआ उसको हम दूसरी स्थिति में देखते हैं। ये केस आप जरूर लिखिएगा। जब पहली स्थिति का आप वर्णन करेंगे, इफ यू आर डिस्क्राइबिंग द फर्स्ट कंडीशन, तो यू हैव टू मेंशन दिस केस विच ज़ेबारा वर्सेस ओटामैन का केस। ठीक है, कि इसी में इसको हेल्ड किया गया। अब दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति होती है प्री एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी, प्री एग्जिस्टिंग एजेंसी, नॉट नेसेसरी। जो एक पहली ज़ेबारा वर्सेस ओटामैन में कहा गया कि ऐसी स्थितियों के लिए पहले से क्या होना चाहिए? पहले से होना चाहिए एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना चाहिए। दूसरी स्थिति आती है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन या एजेंसी एस्टैब्लिश हो तब एजेंट कोई काम करे, क्योंकि जो अभी हमने पहली स्थिति की बात की थी ये कहां से आई थी? ये आप समझिए कि रोमन लॉ में एक टर्म है, रोमन लॉ में एक टर्म आता है नेगोशियोरम जेस्टियो। नेगोशियोरम जेस्टियो का क्या मतलब है कि जहां पे पहले से कोई रिलेशन ऐसा नहीं है और वहां दूसरे के हित के लिए, उपकार का एक भाव वहां पे है, दूसरे के हित के लिए कोई काम किया जाए, तो कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, हम आपके एक तरह से उपकृत करने के लिए, आपका हित करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि ये रोमन लॉ का मामला है। रोमन लॉ का ये जो मैक्सिम है इसको कह सकते हैं नेगोशियोरम जेस्टियो, जहां पे
कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, उपकार की एक भावना है। तो ये जो है ना, ये कहा गया कि एंसन साहब का तो आप नाम जान ही रहे, एंसन साहब ने कहीं कहा है कि ये जो नेगोशिएरम जस्टियो है, इस मामले को, यानी इस प्रकार को, इस विधि, इस जो टाइप ऑफ एजेंसी क्रिएट होती है, इसको हम मान्यता नहीं देते हैं। इंग्लिश लॉ की बात हुई, वहाँ पे इसको मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन अब इसमें दो ही केस हैं। ये वाला जो मामला आया कि ये कहते हैं कि जहाँ पे पहले से ही रिलेशन हो हम उसी को मानेंगे, और नेगोशिएरम जस्टियो को हम मान्यता नहीं देते हैं, इसके सपोर्ट में केवल दो ही मामले आप मेंशन करेंगे। वो हैं बिंस्टेड वर्सेस बस्क और निकोलसन वर्सेस चैपमैन का ही सिर्फ मामला आता है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट व्यू है कि भाई जहाँ पे अगर कोई संबंध नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक, तो ये स्ट्रिक्ट व्यू है। इसमें बिंस्टेड वर्सेस बस्क के मामले में होता है कि एक कुत्ता खोया होता है और उसको पाने वाला उस पर रख रखाव पे खर्च करता है। तो खर्च करता है तो कहा गया, देखिए वही बात है, खर्च किया तो यहाँ पे पहले से कोई रिलेशन आप में नहीं था, आपने कुत्ता पाया, आप देखभाल किए, तो नेगोशिएरम जस्टियो के हिसाब से कि अब यहाँ पे नेगोशिएरम जस्टियो शायद आपको समझ में आ जाए कि इसने कोई दोनों में रिलेशन तो थे नहीं, ये एक ऐसी स्थिति थी, आवश्यक इमरजेंट सिचुएशन थी, जहाँ पे इट वाज मतलब बीइंग ए ह्यूमन आप कह सकते हो, इट वाज लायबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट डॉग। तो उसने खर्च बर्च किया उसके ऊपर, तो वहाँ पे कहा गया कि नहीं, आपने खर्च किया, अपनी मर्जी से किया, और नेगोशिएरम जस्टियो इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर लॉ, सो टू गेट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट सच एक्सपेंसेस यू हैव मेड, नहीं मिलेगा आपको। दूसरा ऐसे ही निकोलसन का मामला आता है, लकड़ियाँ होती हैं ना जंगल किनारे, नदियों किनारे, तो वो लकड़ियाँ कुछ थी, लॉग्स थे, वो बहे जा रहे थे नदी में, तो बंदा उसको बचा लेता है, दूसरे के लॉग्स थे उनको बचाता है, और वहाँ फिर वही आता है कि नेगोशिएरम जस्टियो को हम फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आपको नहीं देंगे। देखिए ये बहुत लिमिटेड है, केवल इन्हीं दो केसेस में आप इसको अप्लाई करके यहाँ से फिर इसको बढ़िया बिस्तर इसका समेट दीजिए। लेकिन जानना जरूरी है, पूछ ले कोई नेगोशिएरम जस्टियो का क्या प्रिंसिपल है, तो भाई जहाँ पे कोई संबंध नहीं है फिर भी वो दूसरे के हित के लिए काम कर रहा है, तो उसको कहा गया कि उसको इंटाइटल्ड नहीं होगा उन खर्चों के लिए, या उन जो भी उसने अपने एंगेजमेंट उसकी जो भी रही हो, तो मालिक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बात यहाँ पे समझ में आई। तो रोमन लॉ नेगोशिएरम जस्टियो का प्रतिपादक है, और एंसन साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ मतलब इंग्लिश लॉ में इसको नहीं माना जाता। अब ये दोनों ही केस केवल सिर्फ इस जो पहला वाला सिचुएशन था जेब्रा वर्सेस ओटामैन का मामला, वहाँ से जब उठता है तो यही दो केस इसमें आप मेंशन करेंगे। अब देखिए जनरल रूल यही है कॉमन लॉ का, ठीक, कॉमन लॉ का ये जनरल रूल है कि नेगोशिएरम जस्टियो को हम नहीं मानते, लेकिन वहाँ पे अपवाद भी आते हैं। अब उन अपवादों से ही हम चीज़ों को इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसको हटाएंगे एक तरह से। जैसे वहाँ कहा गया है कि अगर जैसे मान लीजिए जैसे वहाँ पे लॉक्स डूब रहे थे, बह रहे थे, तो उनके लिए उसको जो भी उसने अपनी मेहनत की थी उसके लिए उसको एंटाइटल्ड नहीं ठहराया गया था, लेकिन बाद में कहा गया अपवाद स्वरूप कि अगर किसी की कोई चीज़ है समुद्र में बही जा रही है, नष्ट हो रही है, और आप उसको बचा लेते हैं तो ठीक है, आप उससे कुछ प्रतिकर पा सकते हैं। और यही चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स में भी जब आप चर्चा करेंगे तो थोड़ा उसको सपोर्ट करेंगे कि क्यों यहीं पर केवल मान रहे थे फिर नहीं मान रहे थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी कहा गया है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द ओनर, जो भी उसके खर्चे होंगे, अगर किसी ने खोई हुई वस्तु पाई है उसको वो बचा रहा है या उस पर कुछ खर्च कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये है कि वो पा सकता है। अब देखिए इतना डिटेल्ड है, मान लीजिए कि अगर प्रश्न आ जाता है कि एजेंसी बाय नेसेसिटी, तो 2 लाइन लिख के आपका मान लीजिए 10 नंबर का प्रश्न आ गया तो लिखना पड़ेगा ना। 10 प्रश्न अगर 10 नंबर का है तो आपको 3-4 पेज तो लिखने पड़ेंगे, 5 का भी है तो भी 2 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास रहेंगी तभी आप उसमें कर पाएंगे। अब देखिए इसको आप कंपेयर करिए भारतीय विधि से। भारतीय विधि में आपको हमने फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के जो राइट्स हैं वो मैंने आपको बताया है, वो मुकदमा नहीं कर सकता अपने खर्चे पाने के लिए, ध्यान है, लेकिन उनको होल्ड कर सकता है, धारणाधिकार उसको मिला है, लेयन राइट्स मिले हुए हैं, मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब कि ये नेगोशिएरम जस्टियो को कहीं ना कहीं धीरे से लागू कर लिया गया।
शुरू में इसी को अपना वो मतलब कह सकते हैं कि इसी के आधार पे मना कर रहे थे, बाद में इसको माना गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी आप देख रहे हैं, वहाँ इट इज़ क्लियर लॉ, ठीक है। और दूसरा आप इंडिया में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक, और अपवाद स्वरूप वहाँ भी मान लिया गया है। तो ये धीरे धीरे लागू कर लिया गया, प्रैक्टिस में इसको ला लिया गया है ब्रिटेन में भी। देखिए, अब एक एजेंसी बाय नेसेसिटी की तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का अभिकरण कह लें, नेसेसिटी में चल ही रहा है, लेकिन एक तीसरी स्थिति है। यहाँ पे क्या है कि आप इसको लिखें, रिलीफ ऑफ इंजर्ड पर्सन, रिलीफ ऑफ इंजर्ड। अभी तक तो बात हो रही थी केवल अगर संपत्तियों का कोई नुकसान है, कुछ है, तो एक तीसरी स्थिति आती है रिलीफ ऑफ इंजर्ड पर्सन। मान लीजिए कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, हम रास्ते में जा रहे हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व क्या होता है, हम उसको उठाएं और हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल ले गए, उसका कोई अभी वहाँ पे तुरंत नहीं पहुँच पाया है, तुरंत कुछ छोटा सा ऑपरेशन करना है, डॉक्टर भी थोड़ा ह्यूमन नेचर उसमें ज़्यादा है, तो ह्यूमन क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, उसने भी अपनी तरफ से एफर्ट करके उसको ऑपरेट करके बचा लिया। मैंने भी ले गया, मैं उसको कुछ दवाइयों का खर्चा, कुछ गाड़ी का खर्चा, तो अब ये सारे वो आदमी बच गया या नहीं बचा, दोनों चीज़ें। तो क्या हम लोगों ने मतलब जो खर्च किया वो हमें मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ भी एजेंसी बाय नेसेसिटी का ही मामला बनता है। जो भी हमने खर्च किया उसकी जान बचाने के लिए, उसकी जो आकस्मिकता थी उसमें हमने हेल्प किया है, उसमें हम उसकी संपत्ति से या उससे प्राप्त कर सकते हैं खर्चे, ठीक है। इसमें मैथसन वर्सेस स्माइले का मामला आता है कि एक सर्जन होता है तो और एक पर्सन होता है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक है, कमिट कर लिया। उसको पहुंचता है तो सर्जन उसको बचाने की कोशिश करता है और कुछ उस पर अपने स्किल का प्रयोग करते हुए दवाइयाँ या सर्जरी या जो भी उसने किया, बंदा मर जाता है, दुर्भाग्य से मर जाता है। जो मैंने पहले बताया कि जीवित रह जाए तो भी, मर जाए तो भी। अगर किसी ने ऐसी इमरजेंसी में उसकी कोई मदद की है तो मरने की स्थिति में, जिंदा रहेगा तो भाई वो दे देगा, यहाँ मर गया तो मरने की स्थिति में उसकी जो भी संपत्ति होगी, सर्जन हैज़ राइट टू गेट देम, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये जो तीसरा वाला सिद्धांत है, ये केवल इंजर्ड पर्सन की ही बात नहीं आ रही है, कुछ इसमें और भी हम मामलों को जोड़ सकते हैं। इसमें दो स्थितियां होती हैं तभी ये वाला लागू होगा। जो तीसरी परिस्थिति है कि एजेंसी ऑफ नेसेसिटी की जो तीसरी सिचुएशन है, उसमें इस चीज को लागू होने के लिए दो स्थितियां होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि कम्युनिकेशन विद प्रिंसिपल इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए कोई यहां पे देखिए कि आदमी मर रहा था, बेहोश था, कोमा में था, तो उससे तो हम उसका कंसेंट नहीं ले पाएंगे ना। तो यहां पे क्या है कि इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। पहली जो सिचुएशन होनी चाहिए कि नेसेसिटी ऑफ जो एजेंसी ऑफ नेसेसिटी है उसको लागू होने के लिए कि इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, जो भी मालिक है उससे बात करने, कम्युनिकेट, संवाद करने का, उससे उसके इंस्ट्रक्शंस लेने का, उससे कंसेंट लेने का कोई वहाँ पे समय न हो या कोई ऐसा मौका न हो या ऐसी संभाव्यता न हो, पहली बात। और अगर उससे सलाह ली जा सकती थी प्रिंसिपल से और आपने बिना सलाह लिए काम कर दिया, तब वो लायबल नहीं होगा। जो भी आपने काम किया आप खर्चों के लिए खुद दायी होइए, क्योंकि आपको कंसेंट लेना चाहिए था, आप उससे कम्युनिकेट करना चाहिए था। वो जैसा कहता हमें मरने दो, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे, तो छोड़ देते। इसका एक केस है, उसको आप देखिएगा, अच्छा केस है, विलियन वर्सेस
ट्विस्ट का मामला आता है। ठीक, ट्विस्ट की गाड़ी थी, बस थी, ट्विस्ट की बस थी और उसको चला कौन रहा था? उसका ड्राइवर। पुलिसमैन को कहीं लगता है, कहीं पे नाके पे खड़ा रहा होगा, एक पुलिसमैन को लगता है कि ये जो ड्राइवर है ये ड्रंकन है, दारू पिया हुआ है। कहता है तुम हटो, और उसके कंडक्टर को और तीसरे एक आदमी को कहता है कि तुम बस ये ले चल के जहाँ ड्राइवर की डिपो है, जहाँ ड्राइवर का स्टेशन है, वहाँ ले जाके इसको खड़ी करो, क्योंकि ये पिया हुआ है, अभी भिड़ा देगा। ठीक, ऐसा उसको लगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसमें क्या हुआ, जो डिपो था वो मात्र जो टर्म यूज हुआ है कि केवल 2 फरलांग पे था, क्वार्टर ऑफ माइल, 1 माइल का 4th जो वो होगा पार्ट, उतनी दूरी पे था। अब इतनी बहुत दूरी नहीं थी, किसी को दौड़ा देता, जाओ 500 मीटर है, 500 मीटर से भी कम है, जाओ बुला के लाओ कि इसने कैसे इसके ड्राइवर ने पी रखी है। ठीक है, पी रखी है इसने, बुलाओ उसको। ये हो सकता था, मतलब यहां क्या कहना है कि इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल यहां पे नहीं था। ही कुड कम्युनिकेट टू प्रिंसिपल यानी बस ओनर, बट ही डिडंट, नहीं किया और दूसरे से बस चलवा दिया, बस कहीं भिड़ जाती है। सोचिए, दुर्घटना उतना नहीं हो, यहां पे हो गई। अब बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो इस पे ये ट्विस्ट को क्यों बनाया गया? क्योंकि आप दायी हो अपने एजेंट के लिए। अब एजेंट कैसे यहां पे बने? एजेंट कौन था? ड्राइवर नहीं रह गया था। पुलिसमैन ने 2 लोगों को वहां डिप्यूट कर दिया कि तुम बस चलाओ, तो कहा गया ऐसी नेसेसिटी थी कि अगर हम ड्राइवर से बस चलाते तो भिड़ जाती, तो अभी कौन सा नहीं भिड़ी, अभी भिड़ गई। और ये आप कम्युनिकेट करते प्रिंसिपल को, जो कि केवल 2 फरलांग की दूरी पे वहां पे बैठा हुआ था, वो कुछ न कुछ करता। आप ये जो पहली वाली लागू होती है इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, ये यहां पे लागू नहीं हुआ। इसलिए आप यानी ये जो मालिक था, बस में ओनर, वो लायबल नहीं ठहराया गया। अब इसमें एक दूसरी स्थिति और आती है। एक्ट जो किया गया है दैट शुड बी रीजनेबली रीजनेबली नेसेसरी होना चाहिए। अभी देखिएगा, इसमें बड़े मजेदार 2 केस आपको मिलने वाले हैं कि युक्त रूप से वो जरूरी हो। अब युक्तता, ये रीजनेबिलिटी बड़ा खतरनाक शब्द होता है। युक्तता किन चीजों को आप देख के डिसाइड करेंगे कि इट वाज रीजनेबल टू डू दैट एक्ट और नॉट। तो रीजनेबिलिटी जो होती है वो 3-4 चीजों पे निर्भर करेगी। इसमें भी इसको भी लीजिए। इसमें पहला क्या है, डेंजर कितना था, डिस्टेंस क्या थी। जैसे इस मामले में डिस्टेंस थोड़ी सी थी, आदमी कम्युनिकेट करके उसको निपटा सकता था, लेकिन नहीं किया। एकोमोडेशंस, एक्सपेंसेस, टाइम्स और टाइम वगैरह कितना उसमें था, क्या था, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक्ट शुड बी रीजनेबली नेसेसरी। युक्त रूप से जो आप कार्य कर रहे हैं वो आवश्यक हो तभी करिए, अदरवाइज प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। अब इसमें 2 केस देखिए, बहुत मजेदार केस है। एक ही बताया जा सकता है, सैश वर्सेस मिल्कॉस का मामला, ये का मामला आता है। बड़ा देखिएगा, हम तो इसको बहुत सही नहीं मानेंगे, लेकिन जो रूल है वो है कि जो आप एक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी रीजनेबली नेसेसरी टू डू। अब इसमें क्या था, एक जो वादी है ना, वादी यानी शैस ने इनके यहाँ अपने कुछ फर्नीचर रख दिए कि भैया ये फर्नीचर रखे रहो और हमें जब ज़रूरत होगी तो हम आपसे वापस ले लेंगे। अब दिक्कत क्या हुई कि ये एक तरह से रख के जैसे भूल जाना जिसको कहें, भूल गए। जहाँ पे रखा था वहाँ से इन्होंने उसको पिक नहीं किया, उठाया नहीं मिल्कॉस के यहाँ से। कितने दिन तक? 3 साल हो गया। अब जो था, मिल्कॉस को उस स्पेस की ज़रूरत थी जहाँ पे उनके फर्नीचर्स शैस के रखे हुए थे, तो मिल्कॉस को ज़रूरत थी उस स्पेस की। तो इन्होंने क्या किया, इनको पता किया कि इनका बैंक कहाँ था, बैंक गए और बैंक में से इनका एड्रेस लिया, बैंक से इनका एड्रेस लिया। एड्रेस पे इनको 2-3 पत्राचार किए, लेटर्स लिखे, 2 लेटर्स लिखे, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, जब परेशान हो गए बेचारे तो इन्होंने फर्नीचर को सेल कर दिया। भाई इनको जगह खाली करनी थी, कोई ज़रूरत रही होगी, कितनी देर हम आपका बोझ लेके ढोएं। 6 साल बीत गए, 3 साल बाद तो ये सारी एक्टिविटी हुई। 6 साल बीत जाते हैं तो मिस्टर शैस आते हैं और कहते हैं यार मेरा फर्नीचर लौटाओ जो मैंने दिया था। वो कहा यार मैंने तो बेच दिया। बड़ी
कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो इसमें कहा गया, जो मैंने कहा कि आपको देखना होगा रीजनेबिलिटी कैसे होगी। तो आप देखेंगे कि डेंजर कितना था उससे, उस वस्तु के न बेचने के कारण, कितना दूर वो व्यक्ति था जिससे हम संपर्क कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, एक्सपेंसेस उस पर क्या हो रहे थे, टाइम क्या लग रहा था। तो यहाँ पे जो निर्णय हुआ वो बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि फर्नीचर बेचना कोई ज़रूरी नहीं था, नेसेसिटी रीजनेबली नेसेसरी, इट वॉज नॉट रीजनेबली नेसेसरी टू सेल इट आउट। सो मिल्कॉस जो थे, ही वॉज हेल्ड लायबल। हाँ, इसमें एक बात और कही गई, शायद बात कहीं आई रही होगी, कि पत्र क्या आपको मिल गए थे। तो कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया, इसको भी आपको दिमाग में रखना है, कि अगर पत्र आपको मिल गए थे, इफ यू हैव रिसीव्ड द लेटर्स पोस्टेड बाय डिफेंडेंट, तो आपको क्या होगा, अगर मिल गया तो आपको जवाब देना चाहिए था। आपने अगर जवाब नहीं दिया तो मिल्कॉस जिस रेट पे उस फर्नीचर को बेचा है वो रेट आप पाके चुप हो जाओ। अदरवाइज अगर आपको लेटर भी नहीं मिला तो सारी लायबिलिटी मिल्कॉस की है, कि वो मीन्स जो उसमें जिसके यहाँ फर्नीचर रखा गया है उसकी लायबिलिटी है, कि जो अगर रेट इंक्रीज हुआ है इन बिटवीन दिस, जो भी समय बीता है उसमें अगर कोई रेट इंक्रीज हुआ है, उसमें मूल्य में वृद्धि हुई है, तो वो भी उसको वापस करेगा। तो देखिए कितना मतलब, और इसी तरह का सेम मामला है मुनरो वर्सेस विल्मॉट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लें, अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो एक केस भी पर्याप्त है। विल्मॉट, मुनरो वर्सेस विल्मॉट का भी मामला होता है। उसमें एक जन अब दूसरे के यहाँ कार खड़ी कर देते हैं, भूल गए, लेना भी है कार, अब कई सालों बाद उसको अपने गैरेज की ज़रूरत थी, जहाँ खड़ा किया था वहाँ को चेंज करने थे, बहुत कोशिश किया, नहीं मिला, बेच दिया उसने बनवा के, फिर वापस हो कुछ दिन बाद में, मेरी कार दो, हद हो गई यार। तो फिर भी उसमें वही हेल्ड किया गया कि ऐसी बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे एजेंसी बाय नेसेसिटी खत्म होता है। इतना है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है।